200 दिन हो गए गजा में जंग को चलते हुए। जंग फैलती जा रही है। हिजबुल्लाह के साथ जो जंग है इजराइल की, वो बहुत ज्यादा तेज हो गई है। हूथी भी लगातार हमलों के बाद मानने वाला नहीं है। कई जगह से, खासतौर पे हारिस ने यह रिपोर्ट किया है कि इजराइल एक बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है ईरान के खिलाफ, और ईरान ने इस पर प्रतिक्रिया दी है कि अगर इजराइल हमला करेगा तो उसका वजूद हमेशा के लिए धरती से मिटा दिया जाएगा। अब आगे क्या होने वाला है, क्या हुआ है, क्या सारी अपडेट्स हैं, वो सब लेकर आज मैं हाजिर हूं। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए पूरा वीडियो। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं मैं इजराइल, फलस्तीन, ईरान, अमेरिका, इंग्लैंड और खाड़ी के आसपास, गल्फ के आसपास जितना कुछ चल रहा है उसकी ताजा अपडेट्स लेकर। कल इस लड़ाई को 200 दिन पूरे हो गए और 200 दिन के बाद फलस्तीन में, गजा में 34,183 लोग मारे जा चुके हैं। 77,143 लोग जो हैं वो घायल हैं और 11,000 लोग ऐसे हैं जिनका कोई अता पता नहीं है, जिनको मिसिंग कहा जा रहा है कि वो कहां हैं, उनके बारे में कोई पता नहीं है। जब मैं इजराइल फलस्तीन की अपडेट्स करता हूं तो बहुत सारे दोस्त और बहुत सारे कमेंट करने वाले जो दर्शक हैं वो कहते हैं कि आप ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कि इजराइल की हार हो रही हो, और जबकि इजराइल की लगातार जीत हो रही है। दो सवाल है मेरे उनसे। पहली बात तो यह कि मैं ये नहीं दिखा रहा किसकी हार हो रही है, किसकी जीत हो रही है, मैं ये दिखाता हूं कि क्या असल में हो रहा है। और दूसरी बात कि अगर इजराइल की हर जगह जीत हो रही है तो इतने सारे लोगों के मारे जाने के बाद भी अभी तक हमास खत्म क्यों नहीं हो पाया है? अभी तक एक भी अगवा किए हुए लोगों को छुड़ाया क्यों नहीं जा सका है? क्यों इजराइल की सड़कों पर हजारों लोग आ रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लगातार नारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे लोगों को वापस लाओ, लेकिन इतनी सारी लड़ाई, इतनी तबाही के बावजूद इजराइल क्यों अगवा किए हुए किसी आदमी को अभी तक वापस नहीं ला सका है? ये मेरा सवाल है। अगर वो जीत चुका है या जीत रहा है तो ये क्यों नहीं हो रहा है? एक और सवाल मेरा है कि अगर वो हिजबुल्लाह के साथ लगातार जीत रहा है तो अभी कल बैत लाहिया नाम की जो जगह है वहां से लोगों को खाली करके लौटने के लिए क्यों बोला गया है? इजरायली लोगों को वो खाली करने के लिए क्यों कहा गया है? क्यों नॉर्दर्न इजराइल से लाखों लोग, 1 लाख से अधिक लोग अपना घर छोड़कर भागे हुए हैं? 4-5 महीने हो गए लेकिन अभी तक वो लोग लौट के नहीं आए हैं। अगर इजराइल हर फ्रंट पे जीत ही रहा है तो ईरान के हमले के बाद अभी जबानी बात क्यों नहीं चल रही है? इजराइल ने ईरान के साथ लड़ाई क्यों नहीं शुरू कर दी? क्यों थोड़ा सा तमाशा करके वो रह गया और अब ईरान कह रहा है कि अगला हमला आपने किया तो इजराइल दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा? आखिर क्यों एक छोटा सा देश है यमन, और यमन की हालत यह है कि 10 से 15 साल वहां पर लड़ाई चली है, भूखमरी है, बहुत सारी परेशानी है, दुनिया भर के सैंक्शंस हैं, और वो यमन पिछले 5 महीने से रेड सी से जहाजों को नहीं जाने दे रहा तो नहीं जाने दे रहा। अमेरिका, इंग्लैंड सबकी कोशिश के बावजूद वहां से इजरायली जहाजें नहीं जा पा रही हैं। अगर इजराइल इस जंग को चारों तरफ से जीत रहा है तो फिर एक छोटी सी ताकत है हूती, उनको पार क्यों नहीं पा रहा है? ये चंद सवालात हैं जिन पे आप सोचेंगे तो समझ में आएगा कि जो मैं कह रहा हूं वो क्यों कह रहा हूं। दरअसल मैं हमेशा ही कहता हूं कि अपने देश की ही गोदी मीडिया नहीं है, दुनिया भर की गोदी मीडिया है, और वो वही दिखाती है जो सत्ताएं चाहती हैं, जो अमेरिका चाहता है, जो इंग्लैंड चाहता है, जो इजराइल चाहता है। इसलिए उनको जरूरी है यह दिखाना कि इजराइल लगातार जीत रहा है। आप जरा सोच के देखिए, इजराइल और हमास के बीच में लड़ाई चल रही है, मान लेते हैं। चलिए, हमास, गजा पट्टी एक छोटा सा इलाका, वहां का अल कासम ब्रिगेड जो हमास का है, छोटी सी आर्मी जिसको कहीं से हथियार नहीं मिलते, ईरान के अलावा कहीं से हथियार नहीं मिलते। उसके बरक्स इजराइल है, एक ऐसा मुल्क जो अमेरिका को कंट्रोल करता है, जो अमेरिका के चुनाव में करोड़ों, लाखों, करोड़ों रुपए लगाता है, मिलियंस, बिलियंस लगाता है।
इजराइल जिसको अमेरिका का समर्थन है, जिसको ब्रिटेन का समर्थन है, जिसको फ्रांस का समर्थन है, जिसको जर्मनी का समर्थन है, इन सब का समर्थन है। दुनिया की सारी बड़ी ताकतें एक्सेप्ट रशिया और चाइना, दुनिया की लगभग सारी बड़ी ताकतें इजराइल को लगातार पैसा दे रही हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि अभी अमेरिका ने बिलियंस इजराइल को देने का बिल पास किया है। जब से लड़ाई चल रही है, इजराइल को लगातार पैसे मिल रहे हैं, हथियार मिल रहे हैं। यूएन में अमेरिका उसके साथ खड़ा रहता है, कोई प्रपोजल पास नहीं होने देता है। तो इजराइल के साथ दुनिया की ये सारी ताकतें खड़ी हैं। हमास के साथ सिर्फ और सिर्फ ईरान खड़ा है, वो भी डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। फिर भी हमास अगर अभी तक तबाह बर्बाद नहीं हो सका है तो इसको इजराइल की जीत कैसे कहेंगे? और मैं नहीं कह रहा, इजराइल के अपने अखबार कई बार छाप चुके हैं कि इस जंग को इजराइल नहीं जीत सकता। सारा मामला यह है कि अमेरिका से अपाचे और इस तरह के जो हेलीकॉप्टर्स मिलते हैं और जो तबाही के हथियार मिलते हैं भीख में इजराइल को, उनकी सहायता से आसमान से लगातार बम बरसा के वहां के घरों को तबाह तो किया जा सकता है। घरों को तबाह वो कर भी रहा है, लेकिन जहां मैदानी जंग होती है, जहां सीधे सीधे लड़ाइयां होती हैं, वहां इजराइल कोई जीत हासिल करता हुआ नहीं दिख रहा। अगर ये तबाहियां आपको दिख रही हैं, अगर हजारों लोग मारे गए हैं और अगर आपको लगता है कि बच्चों को, औरतों को, शहरियों को मार डालना जीत है, तो इजराइल जरूर जीत चुका है। उसने हजारों लोगों को मार दिया है। लेकिन अगर सामने वाली सेना को हराने की बात की जाए तो अभी कल 200 दिन पूरे होने के बाद अल कासम ब्रिगेड के जो चीफ हैं अबू उबैदा, उनका भाषण आया है, उनका बयान आया है, उसको आप पढ़ लीजिए। आप समझ जाएंगे कि हमास ने ना हार मानी है, ना वो हार मानने वाला है। जबरदस्ती हराने की लगातार कोशिशें हो रही हैं। कतर में आप जानते हैं कि कतर में लगातार बातचीत चल रही थी और बातचीत अभी डेडलॉक में है। कतर ने बाकायदा यह कहा है कि जो इजराइल के मिनिस्टर्स हैं, हम उनसे बहुत निराश हैं क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि किसी तरह का सीज फायर हो। अब अमेरिका, इजराइल, कतर के ऊपर लगातार दबाव बना रहे हैं कि हमास के हानिया और बाकी सारे लीडर्स जो दोहा में रह रहे हैं, उनको दोहा से बाहर निकाल दिया जाए। उनका दबाव यह है कि या तो अमेरिका ने जो ड्राफ्ट करके दिया है सीज फायर का प्रपोजल, जो हार मानने जैसा है, या तो उसको स्वीकार कर ले हमास, या फिर कतर इनको बाहर निकाले। हालांकि अभी तक जितने संकेत मिल रहे हैं उसमें बहुत साफ है कि कतर फिलहाल हमास के लोगों को बाहर नहीं निकाल रहा है। उसने सीज फायर जो नहीं हो पा रहा है, बातचीत जो बार बार टूट रही है, उसके लिए भी इजराइल को जिम्मेदार बताया है। और आर्दोगन की अभी मुलाकात हुई थी हानिये से, और आर्दोगन ने भी यह कहा है कि कतर से अभी हमास के लोगों को बाहर जाने को कहेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। तो दो तरह की लड़ाइयां चल रही हैं। एक जमीन पे चल रही हैं जहां लगातार लोगों को तबाह किया जा रहा है। रफा के ऊपर हमले शुरू हो गए हैं। अभी फुल स्केल हमले नहीं हो रहे हैं, लेकिन हमले हो रहे हैं जिसमें ढेर सारे लोग मारे गए हैं। और किस लेवल की शैतानियत है, आप इससे सोचिए कि अल नासेर हॉस्पिटल को नष्ट किया गया। अब अल नासेर हॉस्पिटल के आसपास मास ग्रेव्स मिल रही हैं, यानी ऐसी कब्रें मिल रही हैं जिसमें सैकड़ों लोग एक साथ दफना दिए गए हैं। यूएन में यह मामला गया है, यूएन इसको देख रहा है और यूएन का कहना है कि ये जो मास ग्रेव हैं वो पूरी तरह से ह्यूमन राइट्स के खिलाफ हैं। लेकिन अमेरिका का सपोर्ट देखिए, कल ब्लिंकन जो है ह्यूमन राइट रिपोर्ट जारी कर रहे थे। उनसे पूछा गया कि क्या इजराइल के मामले में आपका जो मापदंड है वो दोहरा है, आप इजराइल के जेनोसाइड के बारे में बात नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम इजराइल सरकार की जांच की प्रतीक्षा कर रहे हैं, यानी हत्यारा अपनी जांच करके जो रिपोर्ट देगा उसके बाद कहेंगे ब्लिंकन साहब कि जेनोसाइड हुआ है कि नहीं हुआ है। हत्यारा कभी खुद को हत्यारा कहेगा, ये सब जानते हैं। तो अमेरिका इस लेवल का सपोर्ट कर रहा है और उसके बावजूद इजराइल अपने इरादों में कहीं कामयाब होता नहीं दिख रहा है। इतना जरूर हुआ है कि जंग लगातार मुसलसल चलती है तो बेंजामिन नेतन्याहू की अपनी कुर्सी बची रहेगी। और अकेला अमेरिका नहीं है, सारी दुनिया में इस तरह के सपोर्ट मिल रहा है। मैं फ्रांस की बात करूं, फ्रांस की एक लीडर हैं मैथिल्डे पैनट। ये वहां की बड़ी लीडर है, वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हैं। वो और उनकी पार्टी लगातार फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। कल फ्रांस की पुलिस ने वहां के एमपी को बाकायदा समन किया, उनसे पूछताछ की। आप सोचिए कि फ्रांस जैसे मुल्क में फलस्तीन का समर्थन करने वाली एमपी को
बाकायदा समन करके पूछताछ किया जाता है, कल को गिरफ्तार भी कर लिया जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इस लेवल का सपोर्ट आपको मिल रहा है सारी दुनिया में हुक्मरानों से, जनता से नहीं मिल रहा है। जनता से तो हालत यह है कि इस समय अमेरिका के यूनिवर्सिटीज में उबाल आया हुआ है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जो कैंपस है उसके अंदर कैंप लगाया, कैंप लगाकर बैठे जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि वी सपोर्ट पैलेस्टाइन। यहां तक कि वहां के बहुत सारे ज्यू स्टूडेंट्स ने भी बाकायदा कैंप्स लगाया और कहा ज्यूज फॉर पैलेस्टाइन। उसके बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी के ऊपर कार्रवाई शुरू हुई, कई छात्रों को गिरफ्तार किया गया। जब गिरफ्तार किया गया तो और तेजी के साथ कोलंबिया के स्टूडेंट्स बाहर आए। उसमें हमारे हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स भी थे, आजादी का भी नारा लगा, बहुत कुछ हुआ। दबाने की कोशिशें जैसे जैसे बढ़ी, आज हालत यह है कि अमेरिका की तमाम यूनिवर्सिटीज में फलस्तीन के फेवर में लगातार जुलूस निकल रहे हैं, लगातार छात्र कैंप लगा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। येल यूनिवर्सिटी में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में और ऐसी कई सारी यूनिवर्सिटीज में लगातार वहां पर प्रदर्शन चल रहे हैं और अब यह दुनिया की यूनिवर्सिटीज में फैल रहा है। इटली के छात्रों ने कल बड़ा जुलूस निकाला, सिडनी में बड़ा जुलूस निकाला, ब्रिटेन में तो लगातार, खासतौर पे लंदन में लगातार जुलूस निकल रहा है। कल के जुलूस में किसी ने 14 साल के एक बच्चे का इंटरव्यू लिया जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये 14 साल का बच्चा ब्रिटिश है, अंग्रेज है ये, और इससे जब पूछा गया कि वहां जेनोसाइड हो रहा है या युद्ध चल रहा है तो इसने कहा ना, युद्ध में तो सैनिक आपस में लड़ते हैं, मारे जाते हैं, इजराइल जो कर रहा है वो जेनोसाइड कर रहा है। मतलब समझते हैं इसका? ये जो बच्चों के, औरतों के, सबके मारे जाने की खबरें सारी दुनिया में जा रही हैं, हुक्मरानों की आंखें भले इजराइल के पैसे से बंद हैं, लेकिन दुनिया के बच्चे, जवान और खास तौर पे नई पीढ़ी बहुत साफ देख पा रही है कि फलस्तीनियों के साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है। और इसीलिए अमेरिका से लेके दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज के छात्र सड़कों पर आ रहे हैं, दुनिया भर के लोग सड़कों पर आ रहे हैं और बेंजामिन नेतन्याहू लगातार अकेला और अकेला पड़ता चला जा रहा है। तो यह जंग बहुत लेवल पे हो रही है। इजराइल की जो हरकतें हैं वो सारी दुनिया के सामने जा रही हैं और ये भी जा रहा है धीरे धीरे कि इजराइल जंग में जीतता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कल का अगर आप अखबार उठाएंगे, कोई सा अखबार उठा लीजिए, आप अमेरिका का अखबार उठा लीजिए, न्यूयॉर्क टाइम्स उठा लीजिए, आप गार्जियन उठा लीजिए, आप वॉशिंगटन पोस्ट उठा लीजिए और या फिर मिडिल ईस्ट का कोई भी अखबार उठा लीजिए, अखबारों में आपको साफ साफ यह खबर मिलेगी कि हिजबुल्लाह ने अभी तक की डीपेस्ट स्ट्राइक की है। डीपेस्ट का मतलब क्या हुआ? अभी तक वो इजराइल की सीमा के 100 मीटर्स तक ही हमला कर रहा था। इस बार उसने 3 गुनी ताकत बढ़ाई है और 300 मीटर तक हमला किया है, जो हाइफा पोर्ट के करीब तक पहुंचा है। और इसीलिए मैंने शुरू में आपको बताया कि एक और शहर बेत लाहिया को खाली कराया जा रहा है इस डर से कि अगर हिजबुल्लाह के हमले हुए तो यहां तमाम लोग मारे जाएंगे। हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई लगातार चल रही है, लगभग अब यह फुल स्केल वार जैसी है। परसों इजराइल ने दावा किया कि उसने हिजबुल्लाह के 2 मिलिट्री ऑफिसर्स को मारा है। हिजबुल्लाह ने कहा 1 मारा गया है और उसके तुरंत बाद हिजबुल्लाह ने यह हमला किया। अब जब हिजबुल्लाह हमला करेगा तो इजराइल हर बार यही कहेगा हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि इजराइल को नुकसान होता ही नहीं है, लेकिन मैं आपको बता चुका हूं कि फर्क यह है कि हिजबुल्लाह का कोई मारा जाता है, ईरान का कोई मारा जाता है, हमास का कोई मारा जाता है तो वो इसको स्वीकार करते हैं, अपने शहीदों को सम्मान देते हैं, उनका कफन दफन करते हैं। लेकिन इजराइल में जब कोई मारा जाता है तो खामोशी से उसको दफना दिया जाता है, उसका नाम नहीं लिया जाता है, ताकि अपनी जनता के बीच में जो ये पूरा नौटंकी फैलाया गया है कि हम जीत रहे हैं, या सारी दुनिया में जो बताया गया है कि हम जीत रहे हैं, अगर लोगों को पता चलेगा कि रोज इजराइल के भी सैनिक मारे जा रहे हैं तो वो सवाल करेंगे। इसलिए अपने सैनिकों की मौत हमेशा से छुपाता है इजराइल और दुनिया को लगता है इजराइल जीत रहा है। ये सारी चीजें समझ में तब आती हैं जब आप इजराइल के भी अखबार पढ़ते हैं, जब आप बाकी दुनिया के भी अखबार पढ़ते हैं, जब आप मिडिल ईस्ट के भी अखबार पढ़ते हैं। तो इन अखबारों में जिनको कहते हैं लाइंस, इन बिटवीन द लाइंस बहुत कुछ समझ में आता है और वही सारी चीजें मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करता हूं। इस बीच में एक और बड़ी खबर आई है जिसके बारे में बताना बहुत जरूरी है। यूएनआरडब्ल्यूए का नाम मैंने कई बार लिया है। यूएनआरडब्ल्यूए एक ऐसी संस्था है जो फलस्तीन में सबको मदद करती है। फलस्तीन में एजुकेशन से लेके, हेल्थ से लेके, रोजगार तक की मदद वो करती आई है और यूनाइटेड नेशंस की ही बनाई हुई संस्था है।
इजराइल ने आरोप लगाया था कि यूएनआरडब्ल्यूए के 13 लोग जो हैं वो हमास के हमले में शामिल थे। यूएन ने उसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने कहा है कि इजराइल अब तक यह सबूत नहीं दे सका है कि यूएनआरडब्ल्यूए में हमास के लोग शामिल थे। और ये जो कमेटी है, इस कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं वो एक फ्रेंच हैं। यानी ये पूरी तरह से झूठ लगातार साबित होता जा रहा है कि यूएनआरडब्ल्यूए के लोग हमास के हमले में शामिल थे। 2 महीने से ज्यादा हो गया, सबने फंडिंग रोक दी। अमेरिका ने फंडिंग रोक दी, फ्रांस ने फंडिंग रोक दी, जर्मनी ने फंडिंग रोक दी, कुछ देशों ने, नॉर्वे वगैरह ने दोबारा फंडिंग शुरू की थी और अभी तक इजराइल सबूत नहीं दे पाया है। यानी इजराइल ने बस एक आरोप लगा दिया और यूएनआरडब्ल्यूए की फंडिंग रोक दी गई। और यहां रोज चीजें आ रही हैं, बाकायदा हमने देखा कि जो लोग मदद करने, इमदाद पहुंचाने गए थे, ऐसे लोगों को इजराइल ने घात लगा के मारा। ये सारी चीजें सारी दुनिया जानती है और कह रही है कि इजराइल जांच करके देगा तब हम मानेंगे कि जेनोसाइड हुआ है। यूएन ने और नॉर्वे ने दोनों ने इस बात की अपील की है कि यूएनआरडब्ल्यूए की जो फंडिंग रोकी गई थी वो दोबारा से शुरू किया जाए। लेकिन फंडिंग क्या दोबारा से शुरू करते हैं? अमेरिका के सीनेट में जो प्रस्ताव पास हुआ है वो प्रस्ताव तो इस बात का पास हुआ है कि इजराइल को और मदद भेजी जाए और हथियार भेजा जाए। बहुत सीधा सा मामला है कि इजराइल मिलियंस खर्च करता है अमेरिका में इलेक्शंस पर, वहां के कैंडिडेट्स पर, और बदले में ये बिके हुए जो वहां के एमपी हैं वो इजराइल को अमेरिका के खजाने से करोड़ों देते हैं। जबकि अमेरिका में ऐसे हालात हैं कि वहां के लोग ड्रग्स से परेशान हैं, रहने को घर नहीं है, भयानक गरीबी है, इतना ज्यादा कर्ज है, लेकिन अपने लोगों पर खर्च करने की जगह अमेरिका इजराइल को लगातार हथियार और पैसा भेजता है। और आखिरी बात वही कि इतने सबके बावजूद इजराइल पिछले 200 दिनों में अपने एक भी मकसद में कामयाब नहीं हो सका है। ना तो अपने अगवा किए हुए लोगों को वापस ला सका है, ना हमास को नेस्तनाबूद कर सका है, और दुनिया भर में जो भद्दपिटी है, दुनिया भर में जो उसकी मुखालिफत हो रही है वो तो आप देख ही रहे हैं। यहां तक कि हिजबुल्ला या हूती या बाकी जो इराकी लड़ाके हैं उनके साथ भी कुछ भी ऐसा बड़ा नहीं कर पाया है जिसको जीत कहा जा सके। इधर से अगर इजराइल हमला कर रहा है तो बराबर का हमला उधर से हिजबुल्ला कर रहा है। अगर अमेरिका और इंग्लैंड हूती के ऊपर लगातार बम गिरा रहे हैं तो हूती अभी भी रेड सी से किसी जहाज को जाने नहीं दे रहा है। अगर अरब मुल्क, खासतौर पे सऊदी अरबिया, यूएई और बाकी सारे मुल्क जमीन का रास्ता नहीं देते इजराइल को, तो इजराइल की आर्थिक स्थिति और खराब हो जाती। देने के बावजूद भी वहां की फाइनेंशियल, वहां की आर्थिक स्थिति लगातार खराब हो रही है। इसकी रिपोर्ट्स मैं आपको दे चुका हूं। तो आप बताइए, इतने सब के बाद मैं कैसे मान लूं कि इजराइल ही लगातार जीतता चला जा रहा है? और हां, मैं दिल से चाहता हूं कि इस जंग में इजराइल न जीते, क्योंकि हक की बात करने का मतलब है फलस्तीन के साथ खड़े रहना। 70 सालों से लगातार फलस्तीन के हक छीने गए हैं, वहां के लोगों को उनकी जमीन से उजाड़ा गया है, बार बार तबाह बर्बाद किया गया है, और अब वो वक्त आ गया है कि फलस्तीन को आजादी भी मिलनी चाहिए और फलस्तीन के लोगों को भी उसी तरह से सिर उठाकर जीने का हक मिलना चाहिए जैसे दुनिया के दूसरे मुल्कों में, आजाद मुल्कों में लोग रहते हैं। तो मुझे यह कहने में कोई शर्म नहीं है कि मैं पूरी तरह से फलस्तीन के साथ हूं। इसलिए जब तक यह जंग चलती है और जंग खत्म होने के बाद भी फलस्तीन और किसी भी ऐसे मुल्क के हक व हुकूक के लिए मैं बोलता रहूंगा जिसके साथ अन्याय होता है। हां, इस अभियान में आप हमारे साथ आएंगे, आप हमारी ताकत बनेंगे, हमारी मेंबरशिप लेंगे। मैं बार बार बता चुका हूं कि आजाद आवाजों को हमेशा जनता के मदद की जरूरत होती है। आप 3 रुपए रोज से भी कम पे हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, हमें सुपर थैंक्स दे सकते हैं, और अगर ये सब ना भी कर सकें तो हमारे वीडियोस को दूर तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। अपने दोस्तों को, अपने चाहने वालों को भेज सकते हैं, जानने वालों को भेज सकते हैं, अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकते हैं। जितनी दूर तक बात जाएगी उतनी ही सफलता है सच कहने की। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।